पॉलिटिक्स में काम करने से कमाई कैसे होती? राजनीति कतई ये नहीं है कि आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। सो फिर इस हिसाब से देखें तो जो आम आदमी है वो तो मतलब आ ही नहीं सकते जिनके पास पैसे नहीं है वो। आदरणीय चंद्रशेखर देशमुख जी वर्तमान के विधायक हैं और इनके पूर्व कार्यकाल में भी और वर्तमान कार्यकाल में भी सफलता आपके कदम चूमेगी, ये निश्चित है। समय जरूर लग सकता है। भिखारी बाई के बारे में आपने देखा होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पूरी कविता हमने 4th 5th क्लास में पढ़ी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना ठान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया। ठान लिया तो ठान लिया। एक वेब सीरीज है जो शायद आपने भी देखी होगी, पंचायत। हाँ भैया। अरे हम जीत गए। प्रत्येक महिला को पंचायत जैसी वेब सीरीज को देखना चाहिए। हमको काहे नहीं मिल सकता है माधव? ए विनोद, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। ए हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब है। 2011 से मैं भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब से लेकर सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। पॉलिटिक्स में जो महिलाएं आती है उनको एक अलग नजर से समाज देखता था। आज के टाइम में सोशल मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट का टूल बन गया है, लोगों को ऐसा लगता है। बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने प्रूव किया कि सोशल मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट का टूल नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। आपको इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि हमारे जो गेस्ट है वो बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी हुई है, लॉ की पढ़ाई कर रही है और अपने क्षेत्र में सोशल मीडिया प्रभारी के पद पर है। नाम है माधुरी साबले। आज वो हर उस महिला के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पॉलिटिक्स में आना चाहती है लेकिन डरे हुए दिल के साथ शुरू नहीं कर पाती। सो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए। हर व्यक्ति की अपनी एक स्टोरी होती है और उसी स्टोरी में उनकी स्ट्रगल और मेहनत होती है और वो जितनी ज़्यादा होती है ना उतनी ही ज़्यादा उन्हें सक्सेस भी मिलती है। और फिर जब वो लोगों को अपनी स्टोरी सुनाते हैं तब लोग उसे सुनकर इंस्पायर होते हैं। सो आप भी अपनी स्टोरी सुनाकर हमें इंस्पायर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो माँ ताप्ती जो आपकी यूट्यूब चैनल चालू किया है आपने, आपकी पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ। और जिस उद्देश्य से आपने इसको चालू किया है वो माँ ताप्ती आपको पूरे उद्देश्य के साथ आपको बहुत आगे तक लेके जाए। मेरी शुभकामना आपकी पूरी टीम के साथ है। देखिए, जैसे आप इस धरा पर आते हैं तो आपका स्ट्रगल आपके लाइफ का चालू हो जाता है, क्योंकि आप जैसे ही पैदा होते हैं तो आपके जीवन के साथ सारी चीज़ें यथावत चालू हो जाती हैं। उसी के साथ मेरा स्ट्रगल चालू हुआ है और मैं मुल्ताई के समीप एक गांव है, ग्राम है बगोली बुजुर्ग, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। एक सामान्य किसान परिवार की मैं बेटी हूँ और प्रारंभिक शिक्षा मेरी यहीं से हुई है, हायर सेकेंडरी पायलट सिंह हाई स्कूल से। आगे की पढ़ाई के लिए मैं बैतूल, मुल्ताई, इंदौर, भोपाल जैसे महानगरों की ओर मैंने रुख किया और मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे पिता ने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कभी रोकने का प्रयास नहीं किया और आज उसी के कारण मैं आज आप लोगों के समक्ष यहाँ बैठी हुई हूँ और आप लोगों के साथ अपने विचारों को व्यक्त कर रही हूँ। स्टोरी की बात होती है तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि आपके अंदर अगर हौसले है कुछ कर गुजरने के तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपकी डेस्टिनी, ये प्रकृति, ये नेचर, आपके आसपास के लोग, समाज, सब आपको लेकर साथ में चलता है। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई जब मैं यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब मैं एजुकेशन आगे का लेने के लिए बैतूल की तरफ रुख किया। मैंने जयवंती हॉक्सर महाविद्यालय में मेरा बीएससी बायोलॉजी के स्टूडेंट के तौर पर मेरा एजुकेशन वहाँ पर चालू हुआ। वहाँ पर बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ, चूंकि महाविद्यालय है, अन्य अन्य क्षेत्रों के लोग, अन्य अन्य विचारधारा के लोग वहाँ पर अब एजुकेशन लेते, तो बहुत ऐसी गतिविधियाँ मुझे वहाँ पर देखने को मिली और उन गतिविधियों में मैं आगे आकर लोगों की मदद करने लगी। तो मेरे अंदर एक भाव जागृत हुआ कि क्यों ना मैं ऐसे लोगों की सेवा कर सकूं। तब तक मेरा उद्देश्य कभी पॉलिटिक्स या किसी प्रकार के अन्य दलों के साथ काम करना नहीं था। मैं सोशल वर्क और सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहती थी और वहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और लगातार अब मैं एक विचारधारा के साथ जुड़कर अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो क्या है? देखिए, मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ
और आगे की जो मेरी बीएससी की जो शिक्षा प्राप्त की है मैंने वो जयवंती हॉक्सर महाविद्यालय बैतूल से हुई है। उसी के बाद मैंने ज्योग्राफी से एमए किया हुआ है। उसके बाद आपने देखा होगा एक निर्भया हत्याकांड हुआ था। उसके बाद से एक महिला अध्ययन को लेकर मैं थोड़ा इंटरेस्टेड थी, तो ब्रासो यूनिवर्सिटी महू से मैंने विमेन स्टडीज महिला अध्ययन से एमए किया है। सोशल वर्क मैं करती थी सामाजिक राजनीतिक रूप से, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं मुझे इस क्षेत्र में भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, तो मास्टर सोशल वर्क भी मैंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से किया है। और अभी वर्तमान में मैं लॉ कर रही हूँ और मेरा पीएचडी का एंट्रेंस भी मैं क्वालिफाई हूँ। तो सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते, तो उन्हीं के साथ जो मैं मैच कर पाई, तो ऐसे ही मैंने उन्हीं के साथ मिलकर मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया है। अच्छा, और आपके अगर सबसे बड़े अचीवमेंट्स की बात करें तो वो क्या है? मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर मुझे लगता है ना कि आप जिस काम को करना चाहते हैं उस काम में आपके माता पिता, आपका समाज और आपका परिवार अगर आपका साथ देता है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और उसी अचीवमेंट को मैंने हासिल किया है। क्योंकि आप किसी क्षेत्र में जो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जब आप दिशा के थोड़े विपरीत जाकर काम करते हैं, तो कई बार देखने को मिलता है कि परिवार साथ नहीं होता है, समाज के बहुत सारे ताने सुनने होते हैं, और कहीं ना कहीं फिर आपका हौसला डगमगाने लगता है। हाँ। तो मेरे साथ हुआ सब कुछ है, लेकिन मेरे माता पिता हमेशा हर परिस्थिति में मेरे साथ थे। तो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे माता पिता का मेरे साथ होना, मेरे सपनों को उड़ान देना। सो बीजेपी महिला मोर्चा में पूरे भारत में 11 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और आप भी उन्हीं में से एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जी। सो आपकी जो टीम है वो टीम कैसे काम करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं काम कर रही हूँ, उनकी विचारधारा को लेकर मैं काम कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक संगठन है जो सबका साथ, सबका विकास को लेकर काम करता है। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को अपनी योजनाओं के माध्यम से जोड़ने का काम करता है। तो उसी पार्टी में मेरी जो शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा से हुई थी। 2011 से मैं भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रही हूँ। पहले मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी मैं युवा मोर्चा में काम करती थी। उसके बाद मुझे फिर महिला मोर्चा में मैं आई, जिले की टीम में। उसके बाद में फिर मैं युवा मोर्चा में, फिर प्रदेश की टीम में भी गई। और अभी वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश का सोशल मीडिया देखती हूँ, महिला मोर्चा का। टीम की अगर बात करते तो वरिष्ठ नेतृत्व केंद्र से लेकर बूथ तक मोर्चे संगठन काम करते हैं। बूथ तक काम करते हैं। बूथ की टीम होती है, मंडल की टीम होती है, जिले की टीम होती है, प्रदेश की टीम होती है, फिर केंद्रीय नेतृत्व होता है। तो मुझे प्रदेश की टीम में भी काम करने का मौका मिला और जिले की टीम में भी काम करने का मौका मिला। संगठन के द्वारा जो काम हम लोगों को दिया जाता है, तो हम लोग मोर्चे में काम कर रहे हैं। अभी भाजपा में संगठनात्मक कार्य को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता की जो आवाज लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में अपने क्षेत्र की आवाज बनकर वहां पर काम करते हैं। हम लोग संगठनात्मक रूप से काम करते हैं। तो मैं अभी संगठन में महिला मोर्चा जो होता है, सब लोग साथ में रह के जो कार्य पार्टी के द्वारा दिया जाता है, जो वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा दिया जाता है, उन कार्यों को सुचारू रूप से जिले में, मंडल में और अपने बूथ तक को नीचे उतारने का काम सारे मोर्चे करते हैं। उसी के साथ हमारा महिला मोर्चा भी इस कार्य को करता है। हम सब जानते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया कितना पावरफुल टूल बन गया। बिल्कुल। 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तब से लेकर के बीजेपी ने इस फील्ड में बहुत काम किया है। और आज बीजेपी के पास पूरे देश में 1.5 लाख से ज्यादा वर्कर्स है जो सिर्फ ऑनलाइन चलाते हैं। बिल्कुल। सो आपको ये जिम्मेदारी कैसे मिली? सोशल मीडिया की जिम्मेदारी, एक्चुअली मैं युवा हूँ। मैं महिला मोर्चा की टीम में, जब मैं महिला मोर्चा में जिले में मंत्री थी, फिर उस टीम में सबसे युवा थी मैं। क्योंकि हमारे साथ जो कार्यकर्ता बहनें हैं वो 45 प्लस है। सोशल मीडिया का इतना यूज वो नहीं करती है, कम यूज करती है। और वो जब इस क्षेत्र में आई थी तब शायद सोशल मीडिया का इतना क्रेज हमारे यहाँ पर नहीं था, तो वो इसका इतना यूज नहीं कर पाती। यूज कर भी लेती है तो वो सिर्फ लाइक, शेयर और कमेंट्स करने तक ही सीमित है, इससे ज्यादा वो यूज नहीं करती। क्योंकि मैं युवा थी और हमारा तो जन्म होते से हमारे साथ में मोबाइल वाले चीजें होने लगी। हमको मोबाइल का, आज के बच्चे तो जैसे ही पैदा होते हैं 2-4 महीने बाद ही उनको सब समझ में आता है कि कैसे कार्टून देखना है, यूट्यूब कैसे खुलता है। तो इसी के साथ क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे अपने काम करते रही। और सोशल मीडिया पर जितनी भी एक्टिविटीज थी, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, जितनी एक्टिविटीज है, वो सारी एक्टिविटीज मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालती थी। चाहे वो ट्विटर हो, तब ट्विटर था, अभी एक्स है।
और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तमाम जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं सब पर अपनी एक्टिविटीज को शेयर करती थी। जी तो उस एक्टिविटीज के कारण ही मुझे मध्य प्रदेश महिला मोर्चा सोशल मीडिया का काम देखने का मौका मिला है। मेरी आईडी को देखा गया, उसके बाद मेरे काम को देखा गया, और उसके बाद में महिला मोर्चा का जो सोशल मीडिया है वो आज मैं अभी वर्तमान में चला रही हूँ। और अगर आपकी टीम की बात करें तो उसमें जैसे अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के बूथ लेवल तक के कोऑर्डिनेशन कैसे होता है देखिए, ये संगठन तय करता है। अच्छा। संगठन तय करता है, जिले की एक बॉडी होती है, मोर्चे होते हैं, 7 मोर्चे होते हैं, है ना। 7 मोर्चों में अलग अलग समाज के अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन जैसे महिला मोर्चा हो गया, वहां पर मातृशक्ति होती है। सी मोर्चा हो गया, एसटी मोर्चा हो गया, अल्पसंख्यक मोर्चा हो गया, युवा मोर्चा हो गया। सबके अपने अपने काम, अपने अपने दायित्व सबको अपने अपने क्षेत्र में दिए गए हैं। बूथ लेवल की जो समिति होती है वो बूथ का काम देखती है। अच्छा। एक गांव का एक बूथ है, वो उस बूथ का काम है, उस समिति का काम है उस बूथ पर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो योजना है, उस योजना का लाभ उस बूथ पे निवासरत लोगों तक हम कैसे पहुंचाएं। जी तो यहाँ पर सबके दायित्व, सबके काम डिसाइडेड है, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। तो सब अपने अपने लेवल पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन लगातार करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज मध्य प्रदेश में पंच से लेकर सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। ये सिर्फ बूथ के लेवल के जो कार्यकर्ता है उन्हीं की मेहनत है। अब मैं जो आपसे पूछने वाला हूँ उस क्वेश्चन को हर उस व्यक्ति के मन में होता है जो पॉलिटिक्स में नहीं होता है बिल्कुल। कि पॉलिटिक्स में काम करने से कमाई कैसे होती है। जैसे अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट जॉब में क्या होता है कि सैलरी फिक्स्ड होती है, बिल्कुल। लेकिन पार्टी में कैसी होती है अरेंज? देखो, राजनीति सैलरी देने का काम नहीं करती है। जी और जो व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है उसको ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि राजनीति वो क्षेत्र है जहां पर आपको 24 घंटे काम करना है। और राजनीति में जो लोग आते हैं वो सिर्फ राजनीति में आर्थिक रूप से मजबूत होने नहीं आते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है जनसेवा। जनसेवा करने के बहुत सारे और अलग अलग तरीके हैं। कोई सोशल वर्क के माध्यम से आता है, कोई एनजीओज बनाकर आता है, कोई नॉर्मल अपने गांव में बच्चों को पढ़ा कर आता है। अलग अलग चीजों में आप जनसेवा कर सकते हैं, लेकिन राजनीति वो माध्यम है जहां आप लोगों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर तरीके से आवाज बन सकते हैं। राजनीति कतई ये नहीं है कि आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगी, फिर भी कुछ मतलब होता तो होगा ना ऐसा जहाँ से बिल्कुल नहीं। वो जनसेवा का एक माध्यम है जहां आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। आर्थिक रूप से मजबूती देने का इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, और ना ही किसी को सैलरी मिलती है इसमें। ये जो इच्छुक है, जो अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहता है, वही राजनीति में आना चाहता है। जो नहीं तो वो बिल्कुल बेशक बहुत सारे अपार यहाँ पर आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेट जगत में नौकरियां हैं, आप उसका रुख लीजिए। यहाँ पर आपको जनसेवा के माध्यम से ही आप अपना जीवन जिए। सो फिर इस हिसाब से देखें तो जो आम आदमी है वो तो मतलब आ ही नहीं सकते, जिनके पास पैसे नहीं है वो कैसे मतलब देखिए, पॉलिटिक्स कैसे? करने के लिए, राजनीति करने के लिए मुझे कभी भी नहीं लगा कि किसी प्रकार की आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है। आपको आर्थिक रूप से अगर सक्षम होना होता तो देश के सर्वोच्च पदों का जो निर्वहन कर रहे हैं माननीय मोदी जी, जी आपने सुना होगा कि वो चाय बेचने का काम करते थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही सामान्य परिवार की महिला है और आज राष्ट्रपति जैसे पद का निर्वहन कर रही है। तमाम ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर आपने देखा होगा उमा भारती जी, बहुत सामान्य परिवार की महिला है और अभी सामान्य जीवन जीती है। ऐसे तमाम उदाहरण आपको पॉलिटिक्स में मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा बड़े परिवार के नहीं थे, बहुत आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं थे, लेकिन उनके अंदर समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था और आज समाज के लिए वो करते हुए इस पदों का निर्वहन कर रहे हैं। आपको जीवन जीने के लिए बहुत सारी भौतिक चीजों की आवश्यकता हो सकती है और वो हर परिवार के पास होती है,
किसी के पास बहुत ज्यादा होगी तो किसी के पास कम होगी। आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा आप सोचो कि पॉलिटिकल जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हो वही पॉलिटिक्स में आ सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके हौसले और आपके अंदर धैर्य अगर है तो आप बिल्कुल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। आज व्हाट्सअप खोलो तो फॉरवर्डेड मैसेज, फेसबुक खोलो तो वायरल पोस्ट। इंडिया में व्हाट्सअप के 53 करोड़ यूजर्स हैं और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा झूठी खबरें भी फैलती है। एक रिसर्च में पता चला था कि 30% लोग व्हाट्सएप से कोविड की जानकारी लेते थे, जिसमें से आधे लोग जो थे वो मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले फैक्ट चेक करते थे और 13% लोग ऐसे थे जो मैसेज को फॉरवर्ड करने के बाद में फैक्ट चेक करते थे और 65 साल के ऊपर के लोग तो ऐसे थे जो ऐसी जानकारी को बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते थे। सो एक आम आदमी जो गाँव में रहता है, जिसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है, वो कैसे पहचाने कि जो वीडियो आया है या जो मैसेज आया है वो रियल है या झूठ है? ये फेक न्यूज जो होती है इसको पता करने के लिए हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि जो लोग सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा अगर आपको फेक न्यूज मिल रही होगी तो फेसबुक के माध्यम से छोटे छोटी चीजें आपको दिखाई देती है, कुछ छोटे छोटे वीडियोस उनके आते हैं कि आपको फोन आते हैं कि सबसे ज्यादा लेन देन इसमें पैसों के साथ क्राइम हो रहे हैं कि न्यूज आएगी कि अगर आप इस जगह इतना इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल बाद आपको इसकी रकम बढ़ाकर 2 लाख रुपए दी जाएगी और सामने वाला व्यक्ति थोड़ी सी चीज के चक्कर में बहुत बड़े जगह पे फंस जाता है। तो इसके लिए टोल फ्री नंबर है, सबसे पहले टोल फ्री का इस्तेमाल करें। दूसरा, खुद की जन जागृति के साथ साथ अगर आपके परिवार में पढ़े लिखे, हर परिवार में 1-2 बच्चे पढ़े लिखे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ ऐसी गतिविधियां जो लगातार आपके फेसबुक के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से आपके पास आ रही है, तो जो बच्चा आपके घर में एक्टिव है सोशल मीडिया पर, आप उनसे भी राय ले सकते हैं। तीसरा, इनको समझने के लिए आपको चीजें दिखाई देगी कि अभी रिसेंटली कुछ चीजें दिखाई और पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने सुना भी है और देखा भी है कि आपको एक कॉल आता है, बड़े अच्छे से पूछा जाता है कि आपका नाम पूछा जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल, इस बैंक से बात कर रहा हूँ, इस बैंक से बात कर रही हूँ, आपके खाते में इतने ये OTP है, मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, आपको KYC करवानी है, आप KYC में ये, तो सामने वाला व्यक्ति एकदम सीरियस लेके OTP दे देता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार की OTP फोन के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को शेयर नहीं करनी है। दूसरा, सोशल मीडिया पर जो क्राइम हो रहे हैं, आपका कई बार देखो होगा फेसबुक हैक हो जाता है, इंस्टाग्राम हैक हो जाता है। किस स्थिति में आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, उस अकाउंट को लॉग आउट करें, उसके बाद आपके नजदीकी थाने में उसकी सूचना करें और फिर उसको स्टार्ट करें, या तो किसी IT के बंदे से बात करें। तीसरा, बहुत सारी ऐसी चीजें जब आती है तो आप इसको रिपोर्ट करने का शायद कोई ऑप्शन आता है ना, उसका भी एक सहारा आप ले सकते हैं। और सामान्य परिवार के जो लोग होते हैं वो इसका शिकार जल्दी बनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि KYC के लिए फोन आया है, बैंक से फोन आया है, सामने वाला व्यक्ति सही नाम बता रहा है। तो उनसे एक ही मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रकार का OTP शेयर नहीं करें, हमारी किसी भी प्रकार की पर्सनल जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल शेयर नहीं करें जिनको आप जानते नहीं है। और इसको पहचानने की बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी तो अभी है नहीं हमारे पास कि हम इसको कैसे पहचान ले या कैसे नहीं। सोशल मीडिया पे भी आप उन्हीं लोगों से करेक्ट जुड़े जिनको आप कहीं ना कहीं से जानते हैं। उनकी फेसबुक, जब कई बार आपके पास ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिनका कुछ नहीं होता, ना उनका प्रोफाइल दिखता है, ना कोई फ्रेंड सर्कल दिखता है, ना किसी प्रकार का उनका जो बैकड्रॉप होता है उसमें कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक नाम होता है और उस नाम से आपको रिक्वेस्ट आती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारी आपकी खुद की जानकारी उनके पास चले जाती है। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी भी प्रकार के प्लेटफॉर्म पर अगर जुड़े हैं, कोशिश करिए कि जो भी रिक्वेस्ट आती है, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो आप उसकी तुरंत प्रोफाइल खोलकर उसकी जानकारी खुद लें। बाकी के लिए तो प्रशासन और शासन पूरी तरीके से आपके साथ है और जितने आपके पास टोल फ्री नंबर है उनका सहारा लें। इस साल की अगर बात करें तो हम जुलाई अगस्त 2025 में व्हाट्सएप पे एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। उसमें मोदी जी की फोटो लगी हुई थी और गवर्नमेंट का लोगो लगा हुआ था, बिल्कुल, और लिखा था फ्री लैपटॉप स्कीम 2025, स्टूडेंट को फ्री में लैपटॉप मिलेगा। लिंक दी गई थी जिसमें एक फॉर्म भरना था। लाखों लोगों ने वो मैसेज को फॉरवर्ड भी किया क्योंकि वो बिल्कुल असली लगता था। पर सच्चाई क्या थी? PIB फैक्ट चेक ने ऑफिशियली उसको डिक्लेयर किया था कि ये एक बड़ा धोखा है, गवर्नमेंट की ऐसी कोई योजना ही नहीं है।
वो लिंक एक फेक वेबसाइट की थी, जहाँ से हमारी जो डेटा थे, हमारी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स थी, ये सारी वो चोरी कर रहे थे। देखिए, अभी देखा होगा एक एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, जी। एक अच्छा और एक बुरा, है ना? तो कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ उसमें बुरा कर रहे हैं। दोनों तरीके के लोग आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखेंगे। आज शासन और प्रशासन हर तरीके से ये जो साइबर फेक कॉल्स, साइबर धोखाधड़ी, ओटीपी के माध्यम से बड़े-बड़े क्राइम हो रहे हैं। ओटीपी के माध्यम से पता नहीं चलता व्यक्ति को कि ओटीपी आया किस चीज़ का था और अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। तो ऐसे कई फेक चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन लगातार प्रशासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से, सामाजिक लोगों की तरफ से जन जागृति का काम भी किया जा रहा है कि साइबर अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित होती है, तो बहुत सारे ऐसे टोल फ्री नंबर है कि आप तुरंत सूचना करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। दूसरा, इसको पहचाने कैसे? तो इसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। पहली बात, हमारे युवा जो आईटी में भी बैठे हुए हैं, कई बार ये भी इनका शिकार बन गए हैं। पढ़े लिखे, हम जो अनपढ़ है, जो पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनके साथ तो ठीक है, होता है, उनको समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिली होगी कि आईटी के बंदे जो बेचारे आईटी से पढ़कर इंजीनियर बनते हैं, कई बार उनके अकाउंट से भी बड़ी बड़ी रकम गायब हो जाती है। और कई ऐसी फेक न्यूज जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से एक सेकंड में इतनी वायरल होती है कि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। एक यंग क्रिएटर जो यूट्यूब चैनल चला रहा है या फिर इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहा है, वो कैसे बीजेपी की डिजिटल टीम में शामिल हो सकता है? क्या प्रोसेस? देखिए, डिजिटल टीम में शामिल होने के लिए आपने देखा होगा 2023 के चुनाव में बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स थे जो आगे आए और उन्होंने अपने विचार रखे। कंटेंट क्रिएटर अगर समाज में आगे आके अपने, क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं, हाँ। फॉलोअर्स का मतलब है कि आप क्या पहन रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, वो आपको फॉलो करते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर जब हमारे टीम के साथ जुड़े, तो उनने हमारी जो विचारधारा है उसको लेकर लोगों तक पहुंचने का काम किया है। दूसरा, जो हमारी पार्टी की योजनाएं थी, उन योजनाओं के माध्यम से वो हमसे जुड़ते भी है और समाज तक उन बातों को पहुंचाने का भी काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनके कंटेंट क्रिएटर अपने लोगों से उसको शेयर करते हैं और उसी के साथ हमारी विचारधारा से जुड़कर काम करते हैं। वैसा कुछ स्पेशल नहीं होता है कि वो अलग से कुछ करेंगे। जो चीजें हम समाज को, जनता को योजना के माध्यम से देना चाहते हैं और जो बातें, जो चुनावी जो रणनीतियां होती है, उसको लेकर वो लोग उतरते हैं मैदान में और अपने कंटेंट के साथ उतरते हैं। तो सोशल कंटेंट होते हैं, कुछ पॉलिटिकल कंटेंट होते हैं और कुछ सामाजिक कंटेंट होते हैं कि कंटेंट के साथ वो पार्टी के साथ जुड़ते हैं और काम करते हैं। इसे मतलब ऐसे कोई जॉब के थ्रू नहीं कर नहीं, सकते? बिल्कुल नहीं। ऐसा बस मतलब कोई job ऐसी कोई स्कीम सी नहीं। अगर किसी महिला को महिला मोर्चा में ज्वाइन होना है, तो वो कैसे ज्वाइन हो सकती है? और वो अगर ज्वाइन होती है तो उसके बाद में मतलब क्या सीखती है? वो ट्रेनिंग वगैरह कुछ मिलती है? देखिए, जो जीवन आप जी रहे सामाजिक, वैसा ही आप समाज में किसी न किसी समाज से निकल कर ही आप वहाँ जाओगे। सीखने के लिए जब आप किसी भी क्षेत्र में, देखिए, जब आपका एडमिशन होता है फर्स्ट में, तो आप फर्स्ट का कोर्स करते हैं, फिर सेकंड का करते हैं, ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते हैं। तो जब कोई नई महिला, नई मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपने क्षेत्र में काम करना चाहती है, तो पहले तो उनका स्वागत है। और दूसरा, जब वो जुड़ती है तो धीरे 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 पार्टी की विचारधारा, पार्टी के कामों को समझ के अपने क्षेत्र में काम करती है। किसी प्रकार की ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती स्पेशल कि आपको क्या करना है। पार्टी ने आपको कोई पद दिया, कोई दायित्व दिया, धीरे 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 आप उस क्षेत्र में सीखने लगते हैं और सीखने के साथ उस क्षेत्र में काम करने लगते हैं। बाकी ऐसा स्पेशल कोई ट्रेनिंग नहीं होती है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। ये सब पार्टी, आप जब पार्टी के साथ काम करने लगते तो आप स्वयं सीखने लगते हैं। पार्टी के अलग अलग प्रोग्राम आते हैं, उन प्रोग्रामों के माध्यम से आपको सीखने को मिलता है। पार्टी के जो वातावरण है, उस वातावरण से आपको सीखने के लिए मिलता है। पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है, आपके आसपास के जो पार्टी के लोग हैं, उनके साथ मिलकर जब आप काम करने लगते हैं आगे, तो धीरे धीरे आप सारी चीजों को सीखने लगते हैं। और अगर एक यंग गर्ल्स की बात करें हम, तो यंग गर्ल कैसे ज्वाइन हो सकती है? क्योंकि हमने देखा है हमारी सोसाइटी में महिलाओं को मतलब पॉलिटिक्स में आना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स में जो महिलाएं आती है उनको एक अलग नजर से समाज देखता था। ये
उस समय की बात है। आज समाज परिवर्तित हो चुका है। आज समाज की हर घर की बेटी आपको इंजीनियर मिलेगी। आज ये माहौल गांव में भी है, शहर में और राजधानी में भी है। आज समाज ने बेटियों को जो देखने का नजरिया है वो बदल चुका है। हर घर की बेटी इंजीनियर मिलेगी, डॉक्टर मिलेगी, टीचर मिलेगी, प्रिंसिपल मिलेगी। और आज हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सिर्फ किचन नहीं संभाल रही है, इस देश के सर्वोच्च पदों का निर्वहन भी कर रही है ना। आपने देखा होगा सिनूर जैसा ऑपरेशन जब हमारे यहाँ पर हुआ तो इसके लीड रोल में भी मातृशक्ति थी, है ना। हमारे यहाँ की महिलाएं आज आपने देखा होगा क्रू मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स में भी आपको आधी टीम मातृशक्ति की, हमारी बहनों की दिखेगी। आप हर क्षेत्र में देखिए, आप जमीन से लेकर आसमान तक जितने क्षेत्र आपके नजर में आते होंगे, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना लोहा मनवा रही है और हर क्षेत्र में एक्टिव होकर काम कर रही है। क्योंकि राजनीति का जो क्षेत्र है यहाँ पर पहले महिलाएं इतनी आगे आकर काम नहीं करती थी, लेकिन आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% का आरक्षण आज आपको आने वाले समय में कहीं ना कहीं विधानसभा में अपने क्षेत्र की भी आवाज बेटियां दिखाई देगी आपको। आपने देखा होगा नगर पालिका में, जिला पंचायत में, जनपद में और सरपंच में आज हमारी बेटियां परचम लहरा रही है। जी। पहले जो देखने का पर्सपेक्टिव था वो अलग था, आज अलग है। और बेटियों ने उन समाज को देखने की दिशा बदलने का प्रयास पूरा किया। और कल की बात आप देख लीजिए, 47 साल के लंबे अंतराल के बाद क्रिकेट टीम ने जिस जज्बे के साथ इंडिया को जीत दिलाई है, ये भी हमारे समाज में एक परिवर्तन का ही एक नतीजा है। जो आज मोस्टली आपने देखा होगा क्रिकेट में की जो टीम क्रिकेट खेलती है तो बड़े फैन होते हैं लोग, लड़कों के ही फैन होते थे। लेकिन रात में जो हुआ है हमारे यहाँ, उसको देखने के बाद शायद समाज का देखने का नजरिया बदला होगा। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, शासन का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, हर जगह पर आपको बेटियां दिखेगी। पॉलिटिक्स में अगर जो बेटियां, यंग जो बेटियां हैं, वो अगर आना चाहती है तो मैं उनसे एक ही बात कहूंगी, क्योंकि मैंने काफी लंबी जर्नी को जिया है। 2011 से मैं पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। अगर आपके अंदर वो हौसला है, वो जज्बा है कुछ नया कर दिखाने का, तो आप बिल्कुल इस क्षेत्र में अपने कदम रखिए। क्योंकि यहाँ पर हर सेकंड, हर मिनट परिवर्तनशील है। कब क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता है। आप अगर परिवर्तन अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने आसपास देखना चाहती है और कुछ नया करना चाहती है, तो आप बिल्कुल किसी भी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। बट अगर हम महिला और पुरुष के में कंपेयरनेस करें पॉलिटिक्स में, तो 2024-25 के इलेक्शन में तो 14.8% ही महिला एमपीज थी, और एमपीज है अभी फिलहाल, यानी कि 543 सीट में से सिर्फ 78 लोकसभा में। इसीलिए नारी वंदन अधिनियम, अभी आपको मैंने बताया ना कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% का आरक्षण लेकर आया है। और आने वाले समय में जो आपका रेशो है बढ़कर आगे दिखेगा। पिछले बार के इलेक्शन में आज हमारी महिलाएं मतदान केंद्र तक पहुंचकर मत डालने का भी काम कर रही है। पहले ये रेशो भी बहुत कम था, मतदान केंद्र तक हमारी बहनें पहुंचती नहीं थी, लेकिन आज हमारी बहनें पुरुषों से अधिक मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मत दे रही है। नेतृत्व करने की क्षमताएं आज हमारी बहनों में है। पहले आपने देखा होगा समाज में एक वो था कि बेटी पराया धन होती है, बेटा कुल को आगे बढ़ाता है ना। हाँ। तो बेटा इंजीनियर होता था, लेकिन बेटी को अगर दोनों बच्चे मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं, मैथ्स उसका सब्जेक्ट है, तो बेटा इंजीनियरिंग करता था और बेटी एमएससी करती थी। लेकिन आज ये चीजें बदल चुकी है समाज में। आज बेटा भी इंजीनियर बन रहा है और बेटी भी इंजीनियर बन रही है। समाज भी उस चीज को एक्सेप्ट करने लगा है। जब आप किसी क्षेत्र में काम करते हो और उसके रिजल्ट पॉजिटिव, सकारात्मक समाज के बीच में आने लगे, तो देखने का नजरिया समाज में बदलने लगता है, और वो नजरिया आपको आने वाले समय में लगातार बदलते दिखते मिलेगा। हमारे इंडिया में अभी हर 16 मिनट में महिलाएं का जो सेक्सुअल हरेसमेंट जो होता है ये हो रहा है। 24% पुरुष एडमिट भी करते हैं कि हमने सेक्सुअल वायलेंस किया है। हर साल 4,28,000 के लगभग केसेस होते भी है रजिस्टर। तो आपके हिसाब से क्या ज़्यादा जरूरी, लॉस को
स्ट्रिक्ट करना चाहिए या फिर लोगों की सोच बदलना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये जो लोग कृत्य करते हैं ना, इनके लिए मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। इतनी छोटी-छोटी मासूम बच्चियाँ जो चलना सीख रही हैं, बोलना सीख रही हैं, कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और वो केस रजिस्टर्ड भी होते हैं। मैं एक बेटी हूँ, इस बात को बखूबी जानती हूँ। लॉ को भी थोड़ा कठोर करना चाहिए। इनको इनको जो सज़ा का प्रावधान होते, कई ऐसे मामले हुए हैं जहाँ पर केस रजिस्टर्ड होते हैं। इनकी इतनी लेंथी थोड़ी प्रोसेस होती है कि सामने वाला या तो जिसके साथ हुआ है या तो उसकी डेथ हो जाती है कई बार, या जिसने किया है कई बार उसकी डेथ हो जाती है और हम सजा तक उसको नहीं पहुंचा पाते। इस बार इसमें बहुत ज्यादा कठोर प्रावधान लाए गए और बहुत जगह आपको देखने को मिला होगा कि कठोर कार्रवाई की गई है और हमारी जो सरकार है इसके लिए लगातार इसमें बदलाव ला रही है। कठोर निर्णय लेने के साथ इनको कई जगहों पर फांसी जैसे प्रावधान भी हमारे इसमें है, लेकिन चूंकि प्रोसेस थोड़ी लेंदी होने के कारण कई बार इन केसेसों में रजिस्टर तो होते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं, जो समाज चाहता है कि त्वरित कार्रवाई हो, तो कई बार इसमें हम कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो एक बेटी होने के नाते मुझे लगता है कि इस निर्णय में कठोरता ली जाए और ऐसे दरिंदों को आती होनी चाहिए। एक वेब सीरीज है जो शायद आपने भी देखी होगी, पंचायत। पंचायत बिल्कुल रोज देखते हैं। उसमें पूरा रियलिटी दिखा है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें कुछ मैं तो शायद आप मुझसे जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं वो मैं पहले ही समझ चुकी हूँ, क्योंकि पंचायत मैंने पूरे एपिसोड देखे। जी। आप पूछना चाह रहे हैं शायद कि आज भी कई जगहों पर आपको देखने को मिलता है कि पंचायतों में सरपंच महिला होती है, लेकिन बेटा, पति, पत्नी ये वहां पर, लेकिन नहीं, आज आपको परिवर्तन देखने को मिला होगा। पंचायत मूवी उसी पर बनी हुई है और सबको देखनी चाहिए। जो इस राजनीति के क्षेत्र में जो मातृशक्ति आगे आके काम कर रही है, उन प्रत्येक महिला को पंचायत जैसी वेब सीरीज को देखना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं के बराबर ये सारी चीजें आपके समक्ष आ रही होगी कि किसी पंचायत में महिला सरपंच है तो उसका पति या बेटा या अन्य परिवार का कोई व्यक्ति उस पंचायत के कामों को दखल दे रहा हो या कर रहा हो। आज आपको ये दिखाई नहीं देता होगा। आज वही महिला, क्योंकि महिलाएं नेतृत्व करने की क्षमताओं को जान चुकी है और वो खुद नेतृत्व करता है, खुद नेतृत्व कर रही है, तो आज आपको परिवर्तन पूरा स्पष्ट दिखाई दिया होगा। आप किसी भी पंचायत को उठा के देख लीजिए, 10 पंचायतों को उठाओगे तो 7 पंचायतों में हमारी मातृशक्ति उस पंचायत की कमान संभाले हुए और बहुत ही अच्छे और बहुत ही विकास के साथ उस पंचायत का काम कर रही है। तो आज आपको ये चीज, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि 100% खत्म हो चुकी है, लेकिन हाँ 95% इस चीज को आपने देखा होगा कि ये बदलते हुए आपको परिदृश्य देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, शिक्षा की अगर बात करें तो मैंने पहले ही आपके बातों में बताया कि शिक्षा का जो स्तर था, पहले बेटियों को सोचा जाता है कि बेटियां पराया धन है, इनको अगर पढ़ा भी दिया, अच्छा एजुकेशन दे दिया तो ये तो सिर्फ दूसरों के घर को डेवलप करेगी या दूसरों के घर, मतलब पराया धन, मतलब इनके विवाह होके ये अपने पति के घर को संभालेगी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि शिक्षा, बेटे और बेटियां बराबर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार जो है, बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में, आपने देखा होगा कि जो बेटियां 12th में 70% से ज्यादा परसेंट बनाती है तो उनको लैपटॉप जैसी सुविधा, लैपटॉप मुहैया कराए जा रहे हैं। स्कूटी, हमारी बेटी जब 12th पास आउट करती है, एक अच्छे परसेंटेज के साथ 12th पास आउट करती है तो उन्हें स्कूटी मिलती है। इसी के साथ अगर वो आगे की पढ़ाई करना चाहती है तो आगे की पढ़ाई करने के लिए जो खर्चा आता है, आर्थिक रूप से मदद, हमारी सरकार आर्थिक रूप से भी मदद बेटियों की कर रही है।
कई ऐसी बेटियां जो आर्थिक रूप से परिवार सक्षम नहीं है, उन बेटियों को आगे की शिक्षा देने के लिए हॉस्टल्स फीस जो होती है उनकी, वो सारी फीस मध्य प्रदेश की सरकार उन बेटियों की फीस को पे करती है। तो आज शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और बेटों के बराबर की अगर शिक्षा की आप बात करें तो बेटियों को कभी किसी की बराबरी का दर्जा या हमें किसी प्रकार की बराबरी नहीं चाहिए। तो हमें समाज में सोच की बराबरी चाहिए। बेटे और बेटियों में बराबरी का एक ही मुद्दा है कि बेटे और बेटियां शारीरिक रूप से तो बराबर नहीं हो सकती, सोच में हमको बराबरी चाहिए। कि हम पहले सोचा जाता था कि बेटियां शादी करके सिर्फ, अगर एक भाषा में बोलूं तो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने तक सीमित है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में, अगर हम एक मोटा उदाहरण देखें तो आईटी सेक्टर में आप उठाकर देख लीजिए कि एक आईटी का बंदा है, उसने एक आईटी की बेटी से शादी की, दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सिर्फ महिलाओं को ही इस तरीके से समाज नहीं आकर है कि नहीं शादी हो गई अब आप सिर्फ बच्चे संभालो और घर में रहो। आज बेटियां पूरे स्वतंत्र होकर अपना काम कर रही है, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहती उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। जी, बीजेपी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी इनिशिएटिव, मुद्रा योजना, ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं। सो इन सब स्कीम्स का ग्राउंड लेवल पर क्या असर होता है? मतलब ये महिलाओं तक के ये फायदे पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते? बिल्कुल पहुंचते हैं। आपने उसमें एक प्रमुख योजना तो पूछना भूल गए, जो मुख्य रूप से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने लाई है 2023 में, लाडली बहना योजना। हाँ, लाडली बहन। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले होता था कि लोग चाहते थे कि हमारे घर में बेटा ही पैदा हो, बेटी क्यों नहीं, क्योंकि बेटी की शादी में बहुत अधिक खर्चा आता था। आज की स्थिति आप देखिए, बेटी जिस दिन आपके घर में पैदा होती है उसी दिन से उसके पढ़ाई का खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से दे रही है। उसके शादी का खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार, अगर आप शादी करते हैं उसका खर्चा, सामूहिक विवाह हमारी सरकारें कराती है, उसमें सिर्फ किसी विशेष धर्म या किसी समाज को मानने वाले लोगों के लिए ये योजना नहीं है। मध्य प्रदेश की तमाम बेटियां, आपने देखा होगा समूह में जो सामूहिक विवाह होते हैं उसमें निकाह भी होता है। तो मध्य प्रदेश की जितनी बेटियां हैं, ये जितनी योजना आपने मुझे बताई है, उसमें सबसे प्रमुख योजना जो आज आपके सामने आई होगी, उज्ज्वला योजना। देखा होगा आपने, जब हमारी मातृशक्तियां घर में चूल्हे पर फूक फूक कर खाना बनाती थी, जो धुआं था वो धुआं उनके शरीर में भी जाता था और अन्य प्रकार की बीमारियों का कारण बनता था, जिससे महिलाओं की जो एज थी वो एज कहीं ना कहीं कम होते जा रही थी। तो उज्ज्वला योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है मातृत्व को सुरक्षा प्रदान करना और महिलाओं को हर तरीके से एक अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा जीवन देना। तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमारी लाखों बहनें हैं जिसका लाभ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमारी महिलाओं को मिला है। आप अगर एक छोटा से पंचायत में जाते, किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, अगर वहां पर 100 घर है तो 100 घर में आप देखेंगे कि लगभग 60 घर जो होंगे इस योजना से लाभान्वित है और महिलाएं इस योजना का पूरा लाभ ले रही है। दूसरा, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त हमारी बहनों के खाते में जा चुकी है और मध्य प्रदेश की जो लाडली बहनें हैं ये बड़ी खुश है कि हमें कहीं ना कहीं, जब हम मायके जाते थे तो हमें पति से बोलना था कि हम मायके जा रहे, तो हमें जाने आने के लिए किराया मिल जाए, मिलता जरूर था, लेकिन आज ये आपके सीधे खाते में आ रहे हैं। तो ये जो योजना की राशि आपको मिल रही है, इस पे अगर हक है तो वो सिर्फ आपका है। तो हमारी बहनें इसके लिए खुद के भरण पोषण का भी काम कर रही है, अच्छे फ्रूट्स खा रही है। अगर कोई बहनें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, कई ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से इस राशि का उपयोग कर रही है और आज अपनी जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने की जो दिशा है, उसको परिवर्तन भी आपको इस योजनाओं के माध्यम से हमारी बहनों में को देखने के लिए मिला होगा। सबसे बड़ी एक अच्छी योजना स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह के माध्यम से भी हमारी बहनों को जो पैसा दिया जाता है, उसके माध्यम से हमारी बहनें दूध का उत्पादन कर रही है, छोटे छोटे उद्योग, मोमबत्ती उद्योग डाल रही है, अचार पापड़ का बिजनेस कर रही है। ऐसे तमाम लघु उद्योग के माध्यम से हमारी बहनें
आत्मनिर्भर बनने का काम कर रही है और सशक्त मध्य प्रदेश में को बनाने का जो स्वर्णिम सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसमें अपनी अहम भूमिका भी निभा रही है। तो ऐसी पूरी योजनाएं जिनका लाभ हमारी अंतिम पंक्ति में बैठी हुई महिलाओं को भी इस योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं। अगर कोई अपने एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, जैसे कि अगर उनके एरिया में सड़क खराब है या ड्रेनेज इशू है, तो वो बिना पॉलिटिकल, उनके पास पॉलिटिकल पावर भी नहीं है, तो वो कैसे प्रैक्टिकली मतलब कैसे काम कर सकते हो? देखिए, किसी भी समस्या का समाधान पावर नहीं होता, पहला तो, है ना। आपके द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि आपकी हर समस्या को आप वहां तक लेकर जाए। रोड, सड़क, ट्रेन, स्टॉपेज के जो मामले हैं, उनको लेकर आपने जो जनप्रतिनिधि चुना है, वही आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आपको अपनी समस्या को बताने के लिए किसी भी प्रकार की पावर की आवश्यकता नहीं है। भाई, आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा में, आपके आसपास के एरिया में मान लो किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसके लिए आपके द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वो आपके कार्यों को करने के लिए ही चुना गया है। तो आपको किसी समस्या को उन तक ले जाने के लिए किसी प्रकार की पावर के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं है। आप लेके जाइए कि आदरणीय, ये हमारे क्षेत्र की परेशानी है, आप इस क्षेत्र की परेशानी को आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनका काम ही वो है। जनता ने चुना इसलिए उनको है कि अगर आपके यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी है, क्षेत्र से लेकर पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, ट्रेन के स्टॉपेज की समस्या है, तमाम जो समस्याएं आपके क्षेत्र में आप लोगों को ऐसी लगती है, तो आपने जनता के द्वारा ही चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, जो आपकी आवाज को, आपकी क्षेत्र की आवाज को विधानसभा स्तर पर उठाएगा और उसके लिए काम करेगा। तो इसमें किसी प्रकार की पावर की जरूरत नहीं है। बहुत सी लड़कियां अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया या और भी कोई फील्ड हो गया, उसमें कुछ करना चाहती है, लेकिन उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कहती है कि लड़की हो, शादी कर लो। उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहोगे? देखो, कुछ लाइनें हैं, इसके माध्यम से मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना ठान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। अगर आप कुछ अब अलग करना चाहती है ना, तो आपका पहले दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपकी दिशा सही होनी चाहिए, कार्य करने की जो कार्यशैली है उस पे आपको खुद पे वर्क करना चाहिए। आप क्या होता है, जब समाज की बेटियां, अभी तो बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव दिखने लगा है, सकारात्मक चीजें होने लगी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी कुरीतियां हमारे समाज में कहीं ना कहीं छोटे न छोटे रूप में हमको देखने को मिलती है कि जब बेटियां कुछ अलग दिशा में काम करना चाहती है तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता है। अगर आप उस चुनौतियों को पार करने का हौसला, हिम्मत रखती है, तो बिल्कुल आपको उस क्षेत्र में आना चाहिए। पहले क्या होता है, लेग पुलिंग, आपने एक शब्द सुना होगा, बड़ा प्रचलित शब्द है, पैर पकड़ के खींचना। तो क्या होता है, जब आप कुछ नया करने का सोचते हैं, तो कुछ ऐसे लोग जो जिसका खुद का अपना एक दृष्टि दोष है, वो आपके पैर पकड़ के पीछे खींचने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, और ऐसे लोग अगर आपके आसपास भी है, तो अगर वो लेग पुलिंग करने हैं, आपके पैरों को पीछे खींचने का काम कर रहे हैं, तो आपको उनके तरफ ध्यान देना ही नहीं है। जब इस पहले पायदान से, पहली सीढ़ी से आप आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा चीजें आती है। जब एक महिला इस क्षेत्र में आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले उसके चरित्र पर बात आती है, उसके चरित्र को जज किया जाता है। और धीरे धीरे जब आप इन दोनों सीढ़ियों को पार करते हैं, लोगों का काम है बोलना, लोग क्या कहेंगे, अगर ये हम सोचें तो हम कभी कुछ जीवन में नहीं कर सकते। तो दोनों चीजों को जब आप फेस करके आगे जब समाज में निकलते हैं, तो तीसरा फेस आता है चलना। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, उस क्षेत्र में आप चलने लगते हैं। तो जब आप चलने लगते हैं ना, तो ये दो प्रकार के जो लोग थे, ये सबसे पहले वही लोग आपके साथ चलते हुए मिलेंगे जो आपके सफलता के लिए आपके साथ थे, आपके वेल विशर थे, आपका अच्छा सोचते थे, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका हौसला अफजाई करते थे। वो तो बैक में आपके साथ तब भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो लेग पुलिंग कर रहा था, जो चरित्र पर उंगलियां उठा रहा था, जब आप एक ऐसे फेस में इन दोनों फेसों को फेस करोगे, और ये तीसरा जब चरण आता है कि आप चलने लगते हैं, तो ये ही लोग आपके साथ चलने लगते हैं, और यही लोग आपके प्रशंसक बन के आपका हौसला बढ़ाते कि नहीं, तुम ये कर सकती हो या तुम ये कर सकते हो। तो इन तीनों चीजों से आपको घबराना नहीं है।
और लगातार आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र में आपको काम करते रहना चाहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, ये निश्चित है। समय जरूर लग सकता है लेकिन सफलता आपके कदमों भी होगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आप मुल्ताई से कनेक्टेड हो, बिल्कुल। तो पिछले कुछ सालों से मुल्ताई में कैसा डेवलपमेंट रहा है? डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो आपने पहले देखा होगा गांव की सड़कों की क्या हालत थी, आज सड़कों की हालत क्या है। आज आपने देखा होगा मुल्ताई से बैतूल जाने के लिए पहले आपको लगता था 2 से 2.5 घंटा, आज कितना लगता है? 45 मिनट। आप अपने व्हीकल से जाते तो 45 मिनट्स ओनली। विकास आपने सोच में भी देखा होगा लोगों के। मुल्ताई की अगर बात करते हो तो मुल्ताई में लगातार आसपास के क्षेत्रों में हर तरीके का विकास आपको देखने को मिला होगा। हमारा जो मुल्ताई है बेसिकली कृषि पर आधारित क्षेत्र है। कृषि के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है पानी की, और लगातार हमारी जो मुल्ताई विधानसभा का जो क्षेत्र है यहाँ पर किसानों के हित में लगातार काम किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि आदरणीय चंद्रशेखर देशमुख जी वर्तमान के विधायक हैं, और इनके पूर्व कार्यकाल में भी और वर्तमान कार्यकाल में भी इन्होंने हर क्षेत्र को सिंचित किया है। बहुत से डैम बनाए, बहुत सारे ऐसे डैम बनाए हैं जिनसे डायरेक्ट हमारे किसान कनेक्टिविटी में है और कैनल के माध्यम से उनको सिंचाई के रूप में पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता है। चूंकि पूरा क्षेत्र हमारा कृषि पर आधारित है, जब कृषि का क्षेत्र किसान जब अन्नदाता जब इस क्षेत्र में अपनी फसल को लेकर आगे बढ़ता है तो निश्चित ही पूरे क्षेत्र का विकास उससे जुड़ा हुआ होता है। तो क्षेत्र के विकास के रूप में आप सिंचित जो हेक्टेयर का रकबा है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आपको शिक्षा में भी आपको यहाँ पर शिक्षित जो हमारा युवा है वो शिक्षा की तरफ जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विकसित आपको दिखाई दे रहा होगा। और सड़क, जो गांव की बदहाल सड़कें थी उन सड़कों का जाल आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा। आज गांव का व्यक्ति नगर तक अपनी आर्थिक रूप से मजबूती के लिए भी अपनी अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहता है तो बहुत ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर उन योजनाओं के माध्यम से, जैसे दूध का व्यवसाय कोई व्यक्ति कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से आप लोन लेकर, इस माध्यम से आप लोन लेते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं तो आप आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो मुल्ताई की दृष्टि में लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं और लगातार विकास आपको दिखाई दे रहा है। चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक जो विकासशील राष्ट्र है वो विकसित राष्ट्र की तरफ हम सपना देख रहे हैं। तो महिला किसी भी क्षेत्र में अगर आपको विकासशील से विकसित की तरफ जाना है तो जैसे जीवन को जीने के लिए एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, वैसे ही विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भी 2 पहियों की आवश्यकता है, पुरुष और दूसरा मातृशक्ति को। लगातार देखा होगा आपने पूरे मध्य प्रदेश, मुल्ताई के साथ साथ आप पूरे मध्य प्रदेश को अगर देखते हैं तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, स्टूडेंट्स या युवाओं को अच्छा स्किल डेवलप करने के लिए और किसानों को लेकर, तीनों जो हमारे समाज का एक बैकबोन है, हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, इनको विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त करने के लिए भी हमारी सरकारें काम कर रही है। और इसी के साथ मुल्ताई भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे यहाँ स्टेशन की बात करें तो पहले क्या स्टेशन की स्थिति आपने देखी होगी कि अगर हमको भोपाल जाना है तो एसी कोच कहाँ आएगा, जनरल कहाँ आएगा, प्लेटफॉर्म पर आपको नजर नहीं आता था। लेकिन आज विकास की जो गति आगे बढ़ रही है तो आपको स्टेशन की स्थिति आपके खुद के समक्ष है मुल्ताई की, वो आपको सुधरती हुई दिख रही है। ऐसी कौन सी स्किल्स है जो हर युवा को सीखनी चाहिए? मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है युवाओं के लिए एआई सबसे बेस्ट स्किल है आज के समय में। बस मेरा उनसे आपके माध्यम से निवेदन है कि इसका उपयोग सिर्फ सदुपयोग किया जाए।
एक चीज जो आपको अपनी फील्ड में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगती मुझे कुछ भी अपनी फील्ड में इरिटेटिंग नहीं लगता। मैं बहुत खुशी के साथ काम करती हूँ। इरिटेटिंग वाला माहौल मुझे कभी नहीं लगता। है? आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ, इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो आदरणीय सुषमा स्वराज जी, वो मेरी इंस्पिरेशन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये वो लोग थे जब ये सदन में अपनी बातें रखते थे तो विपक्ष भी इनके लिए तालियां बजाता था। हमारी सोसाइटी को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, सोसाइटी की हम बात करें तो सोसाइटी में अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग चीज़ों को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो मैं सबको बस एक ही बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि शांति और सद्भावना के साथ, आपसी मेल मिलाप, आपसी प्रेम के साथ जीवन जिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी शुभकामनाएं और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद कि मुझे अपने विचार रखने का यहाँ पर एक मौका दिया। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि जिस उद्देश्य से आपने इस चैनल को लॉन्च किया है, माँ ताप्ती का आशीर्वाद आप पर बना रहे और हम सब लोगों का साथ बना रहे हमेशा। थैंक यू सो मच इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो आपको 3 चीजें करनी है: लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और कमेंट्स में बताइए आपके थॉट्स विमेन इन पॉलिटिक्स पर और आगे कौन से टॉपिक सुनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग मेहमान के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म।